हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना एवं उनके उत्थान के बारे में विस्तृत चर्चा की है तथा हमने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की है, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार तथा बिंदुसार के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अगर उसे नहीं देखे हैं तो देख लें ताकि मौर्य वंश तथा मौर्य साम्राज्य के बारे में चीज़ें समझने में आपको आसानी हो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले जरूरी सूचना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम चाणक्य के सप्तांगिक सिद्धांत को समझेंगे तथा एक नज़र में मौर्यकालीन प्रांतों को देखेंगे एवं मौर्यों की सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा गुप्तचर व्यवस्था को जानेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पर आधारित था। यह केंद्रीकृत स्वरूप के बावजूद भी निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। वेरी इंपॉर्टेंट, सप्तांग विचारधारा। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। पहला है राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड तथा 7वां मित्र। सप्तांगों में कौटिल्य राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है तथा शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर बताता है। एक नोट्स देख लेते हैं सप्तांग सिद्धांत के बारे में। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा सिर होता है, अमात्य उसकी आंखें हैं, जनपद जंघा है, दुर्ग बाह है, कोष मुख है, दंड बल तथा सेना मस्तिष्क तथा मित्र कान है। आगे देख लेते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ एवं अध्यक्ष। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में तीर्थों की संख्या कितनी थी तथा अध्यक्षों की संख्या कितनी थी। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है, जिसमें अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द मिलता है। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं मौर्यकालीन प्रांत। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। उनकी राजधानियां याद रखेंगे। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा प्राची मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक अधिकारी द्वारा होता था। इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मंडलों में विभाजित थे। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित ना होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। 5वां प्रदेश कलिंग को अशोक ने जीता था, जिसकी राजधानी तोसली थी। 5वां प्रदेश याद रखेंगे अशोक के समय। आगे देख लेते हैं मौर्य प्रशासन की स्तरीय खंड, जिसमें सबसे ऊपर केंद्र था, उसके नीचे प्रांत, प्रमुख अधिकारी कुमार या आर्यपुत्र सम्राट के पुत्र होते थे, उसके नीचे मंडल, प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टा या प्रदेशिक था, फिर आहर या विषय, जिसका प्रमुख अधिकारी के विषयपति या स्थानिक होता था। उसके बाद स्थानीय था 800 ग्रामों का समूह। इंपॉर्टेंट है। द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, खरवाटिक 200 ग्रामों का समूह, संग्रहक 10 ग्रामों का समूह और सबसे छोटी इकाई ग्राम, जिसका प्रमुख ग्रामिनी होता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ग्राम सभा एवं उसका प्रमुख ग्राम की छोटे कार्यों एवं राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी होते थे। गोप नामक प्रशासनिक कर्मचारी उनकी इस संबंध में सहायता प्रदान करता था। सहगौरा एवं महास्थान से ग्राम प्रशासन के कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें अन्नागारों एवं अन्न संचय का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है, सहगौरा तथा महास्थान। आगे देख लेते हैं गोप। गांव की हरबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट तथा जनगणना का कार्य करता था। एग्जाम में पूछा जाता है गोप संबंधी कार्य। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामनी होता था, याद रखेंगे, जिसे ग्राम के प्रबंधन एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था का अधिकार था। आगे देख लेते हैं सैन्य व्यवस्था मौर्यों की। मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित तथा बड़े आकार में व्यवस्थित थी। चाणक्य ने चतुरंग बल, वेरी इंपॉर्टेंट, पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी तथा युद्धरथ को सेना का प्रमुख भाग बताया है। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 90,000 हाथी,
तथा 800 रथों से सुसज्जित विशाल सेना थी। जस्टिन, याद रखेंगे जस्टिन को, चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला था पुश्तैनी सेना, दूसरा था भाटक सेना, तीसरा था नगरपालिका सेना। आगे देख लेते हैं न्याय व्यवस्था मौर्यों की। मौर्य काल में सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था, जहां ग्रामीणी तथा वृद्धजन अपना निर्णय देते थे। उसके ऊपर मुक्ता संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय तथा जनपद के न्यायालय थे। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है, धर्मस्थीय व कंटक शोधन। याद रखेंगे इन दोनों अदालतों को। धर्मस्थीय न्यायालय के द्वारा दीवानी अर्थात स्त्री धन तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा होता था, जबकि कंटक शोधन न्यायालय द्वारा फौजदारी मामले अर्थात हत्या तथा मारपीट जैसे समस्याओं का निपटारा होता था। वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्र सर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा उसके अधिकारियों को सर्प महामात्र कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। पहला है संस्था, जो संगठित होकर कार्य करते थे। दूसरा है संचरा, जो घुमक्कड़ थे। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों को रोकने के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षीण कहा गया है। याद रखेंगे रक्षीण। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था तथा मौर्यकालीन धर्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर करें। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।